वी आर इन्वेस्टर्स यशस्वी भवन थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो जो आज फॉलन एंजल सीरीज में स्मार्ट रियल एस्टेट कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा हम और विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान कोई भी डिस्कशन इस कंपनी के बारे में किसी भी तरह से कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल कंपनी को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं और इस तरह की और भी अपॉर्चुनिटीज को अपने तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और अपनी तरफ से भी अपना ड्यू डिलीजेंस करें। ओवरव्यू देखते हैं कंपनी का, तो लगभग 3,000 मार्केट कैप की कंपनी है, और स्कैनर पे इसका प्राइस टू अर्निंग जो दिखा रहा है वो 23.3 है। हालांकि जब इसके आप ईपीएस से कैलकुलेट करेंगे तो ये बिलो 20 आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करने की जरूरत है। आरओसी आरओई कंपनी के अच्छे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन इज क्लोज टू 50%, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। इस सेक्टर्स में जो भी कंपनी, इनके पीयर्स भी हैं, उनके भी मार्जिन काफी ऊपर ही रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ के हम देखते हैं तो इसमें ये प्राइस का बिहेवियर है पिछले एक साल का। तो हमने क्या देखा कि पिछले एक साल में दिसंबर के महीने में और फिर जुलाई के महीने में कंपनी ने अ, बढ़िया प्राइस रन दिया इसके मार्केट कैप, इसके प्राइस ने फिर वहां से करेक्शन होता हुआ दिखा। तो अगर हम इसको देखें तो एक साल में कंपनी का जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशनल रेवेन्यूज है, इवन पैट है, वो सारे इंप्रूव हुए हैं। बट कंपनी लेवल पे या मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो कंपनी उतनी महंगी नहीं है, फिर भी कुछ प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। रीजन मार्केट का सेंटिमेंट भी है, और इस सेक्टर में बढ़ता हुआ जो कंपटीशन है वो भी एक रीजन हो सकता है, प्रोबेबल रीजन हो सकता है। बट क्या कंपनी के वर्किंग पेस का कितना फर्क पड़ता है लगातार इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ने से? कुछ लिस्टेड भी हैं, कुछ अनलिस्टेड भी पीयर्स हैं इसके, उसको भी हम आगे देखते हैं। रिजल्ट आउटलुक की बात करें तो आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। आप देखें पूरे लगातार सेल्स नंबर कैसे 15, 26, 60 करोड़ के सेल्स होते थे इसके क्वार्टरली। तो आप 2 साल पहले के जो आप देखें मार्च क्वार्टर का, जो 2 साल पहले का जो सेल नंबर है वो 60 करोड़ के आसपास है, और 56 करोड़ के आसपास है। और अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 47 करोड़ के आसपास का बनता है। तो आप देखें कैसे काफी रैपिडली सेल्स ग्रोथ हुए हैं। और उसके बाद से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो भी काफी रैपिड ग्रोथ वहां पे दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग लगभग अब 100 का जो आंकड़ा है वो भी पार कर चुका है। और पैट भी आप देखें तो 2 साल पहले ये कंपनी हार्डली क्वार्टरली 9-10 करोड़ का पैट करती थी, 47-48 करोड़ के पैट के नंबर्स के आसपास है। ईयरली रिजल्ट्स की बात करें हम तो 2 2 साल 3 साल पहले कंपनी 100 करोड़ का सेल करती थी, और अभी टीटीएम सेल्स जो है वो 774 है। और अगर आप पैट देखें, पैट भी आपको वही दिखेगा, 4 4 करोड़ का सेल कर रही थी। इवन 2024 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें उसने 63 करोड़ का सोल सेल किया था, पैट किया था। और इस बार देखिए सीधा पैट नंबर्स लगभग लगभग 3 गुने हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए एकदम साफ है कि कंपनी जो है वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में है और बहुत फास्ट ग्रो कर रही है कंपनी। तो सेगमेंट्स हैं इसके अलग अलग, इस कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। हम बारी बारी से एक एक सेगमेंट्स को देखेंगे। तो पहला जो सेगमेंट है इनका, ये ऑफिस लीज का सेगमेंट है। ऑफिस लीज के सेगमेंट में इनके पास अभी जब FY 25 कंक्लूड हुआ था तो 60,000 सीट्स थी इनके पास। तो ये जो कटआउट है ये इनके एनुअल रिपोर्ट से ली गई है। हालांकि अगर आप इसके कॉन्फ्रेंस कॉल में जाएंगे तो ये बात भी वहां पे आप प्रोमोटर को सुनते हुए आप ये चीज देखेंगे कि 60,000 जो सीट्स हैं उनको अगले 24 मंथ्स यानी FY 27 जब खत्म हो तो 1,000 सीट्स के आसपास ये ऐड कर ले। अभी का जो पर सीट का जो इनका रेवेन्यू आता है वो क्लोज टू 7,000 आता है। और ये FY 25 के कंक्लूजन की बात है। अभी हम जो रिसेंट इंटरव्यूज जो हुए हैं इनके मैनेजमेंट ग्रुप के, उनको सुने तो 7 से 7,500 के बीच में ये सीटें अपनी रेंट आउट कर रहे हैं। और ये टारगेट है इनका कि जब ये FY 27 कंक्लूड करें तो कहीं 7,500 से लेके 8,000 के बीच में रेंट आउट पर सीट हो इनका। तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि 60,000 से 1 लाख सीट्स करने का इनका टारगेट है, यानी पर ईयर 20,000 सीट्स प्लस ये ऐड करेंगे, जिसमें से पहले क्वार्टर में इन्होंने लगभग लगभग 3,000 सीट्स ऐड की थी। सेकेंड क्वार्टर में भी कुछ थोड़े बहुत इन्होंने एक्विजिशन कर रखे हैं। उसके अलावा जो दूसरा इनका स्पेस है वो डिजाइन एंड बिल्ड का स्पेस है, यानी कि ऑफिस जो ये रेंट आउट करते हैं,
या तो इनके मैक्सिमम ऑफिस जो है इनके, तो ये मतलब लीज मॉडल पे है। जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको ही ये पहले प्रपोजल देते हैं कि आप इसको कैपेक्स करवाइए हमसे, और फिर इसको रेंट आउट कीजिए, और जो रेंट आएगा हम आपसे आपको हम आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रेंट देंगे, और फिर ये उसको रेंट आउट करते हैं पर प्रॉपर्टी को 7,500 8,000 के हिसाब से। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो ये निखिल भुट्टा है, ये मैनेजमेंट ग्रुप के कोर मेंबर है। तो जो डिजाइन एंड बिल्ड का जो उन्होंने ग्रोथ टारगेट रखा हुआ है अगले 2 सालों के लिए, तो आप यहाँ पे देखें कि 60% ईयर ऑन ईयर इस साल भी, और आप नीचे की लाइन पढ़े इसमें तो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी ये बात बोल रहे हैं। इस साल के लिए कम से कम इनके पास जो ऑर्डर बुक, आखिरी जो अरिहंत कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने बोला था कि अभी के साल के लिए कम से कम 350 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास है, जो कि डिजाइन बिल्ड का भी पार्ट है, और कुछ उनके कैप्टिव बिजनेस जो है, जो लैंडलॉर्ड इनसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कराते हैं वहां से भी 100 100 करोड़ का इनको रेवेन्यू आता है। तो कुल मिला के 350 करोड़ की विजिबिलिटी इस साल तो इनके पास साफ साफ है। और 83 करोड़ ये पहले क्वार्टर में कर चुके हैं। तो जो नंबर बनता है 260 करोड़ इन्होंने पहले, इससे पहले वाले साल में किया था, तो उस पर 60% ऑफ ग्रोथ लगाएंगे तो 410 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो कि लगभग उसको मैच करता हुआ दिख रहा है। और काफी कॉन्फिडेंट है कि ये वाला सेगमेंट, डिजाइन एंड बिल्ड का जो सेगमेंट है, उसको 60% से ग्रो कर ले कम से कम 2 साल के लिए। तो इनको कोई दिक्कत, इनकी बातों से समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत है। जो तीसरा सेगमेंट है उनका फर्नीचर का सेगमेंट है। मतलब उसी रेंटल स्पेस में पहले ये कहीं फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, और भी जो बाकी और कॉर्पोरेट्स हैं जिनको अपना ऑफिस डेकोरेट करवाना है, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, या इवन उनको डिजाइन बिल्ड कराना है, पहला स्पेस था इससे डिजाइन बिल्ड कराना है, तो वो भी करके देते हैं। आपने कुछ नोटिफिकेशंस देखे होंगे कि कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी ये फर्निश कर रहे हैं, और उनको भी उनका भी इंटीरियर वाला काम कर रहे हैं। तो ये सारा इनका काम है। और अगर हम फर्नीचर वाला सेगमेंट, जो थर्ड सेगमेंट है, उसको देखें तो उनकी फुल कैपेसिटी जो है, एनुअल कैपेसिटी, वो 275 से 300 करोड़ के आसपास की फुल कैपेसिटी है। तो ये इनका कहना है कि हम 40% कैपेसिटी इस साल अचीव करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप 275 को 40% निकालें, 110 100 के बीच का एक नंबर आएगा। उतना रेवेन्यू यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले क्वार्टर का जो रेवेन्यू है इस सेगमेंट से वो 13 करोड़ का है। अभी इनके पास जो ऑर्डर बुक है, एज पर देयर लास्ट इंटरेक्शन विद इन्वेस्टर्स, वो लगभग कुछ 45 50 करोड़ का ऑर्डर इनके पास अभी है। तो 100 करोड़ का एक नंबर अचीव करना बहुत बड़ी बात अभी लगती नहीं है, जबकि पूरा अभी साल खत्म नहीं हुआ, जबकि आधा साल अभी बाकी है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कटआउट दिया है इस इंटरव्यू का, मैंने नीचे उसका लिंक भी डाल रखा है। आप ये जाके लिंक पे क्लिक करके पूरा डिस्क्रिप्टिव जो भी इनका गाइडेंस है वो सुन सकते हैं, जिसमें तीनों सेगमेंट की उन्होंने अलग अलग बातें करी हैं। और जो एक प्रोबेबल नंबर है, उस नंबर पे हम थोड़ा हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये FY 27 की जो बात है, जहां तक हम निकाल के देखना चाहते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे लीज स्पेस में। अगर हम जो सीट्स जो है एक्सपेक्टेड, अगर हम 1 लाख सीट्स मानते हैं, यानी इन्वेंट्री जो है उनके पास 1 लाख सीट्स की हो जाएगी। और ऑपरेटिंग कैपेसिटी, तब इन्वेंट्री इनके पास 1 लाख की होगी, उसमें से आखिरी टाइम पे कुछ सीट्स जो है साल में वो अंडर इन्वेंट्री ही रहेंगे, उसको अभी रिनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑपरेशनल कैपेसिटी वाली सीटें रहेंगी, वो इनके मैंने हिस्टोरिकली जो ये लेके चलते हैं अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है टोटल इन्वेंट्री का, फिर बिल्ड बिल्ड कितनी सीटें वो कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया है। तो ऑपरेटिंग कैपेसिटी में सीटें उनकी 93,000 रहेंगी उस टाइम पे, और बिल्ड कैपेसिटी जो है, मतलब जिस सीटों को बिल्ड करेंगे, वो 86,490 के आसपास सीटें ये बिल्ड करेंगे। और इन्होंने नंबर बोला है 7,500 से 8,000 के बीच का कोई नंबर हो सकता है जब FY 27 कंक्लूड करे पर सीट का। तो उसके हिसाब से रेवेन्यू जो मैंने देखा है वो निकल के आ रहा है 778 करोड़ का। और इस सेगमेंट पे इनका पैट नंबर्स आता है 30% पैट ये करते हैं। ये नंबर आगे जाके कम भी हो सकते हैं, बट फिलहाल ये 30% ये कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव लेके चलेंगे तो इसको 28 27 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी काफी जो है कंपटीशन काफी आ रहा है। इनका जो भी ऑफरिंग है वो काफी रीजनेबल ऑफरिंग है। जो और पीयर्स हैं उन्होंने अपना एक प्रीमियम सेगमेंट भी बना रखा है, जिसमें कि मार्जिन और ज्यादा होता है। हालांकि वो इस तरफ प्रीमियम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, रीजनेबल वाले जो इनका सेगमेंट है, ऑफरिंग्स है, उसमें ही जा रहे हैं। डिजाइन बिल्ड की बात करें तो FY 25 का रेवेन्यू 260 करोड़ के आसपास था। 60% ग्रोथ अगर 2 साल का देखते हैं तो FY 27 का रेवेन्यू 666 करके आता है। और यहाँ पे ये 22% का पैट नंबर्स बनाते हैं एवरेज। तो यहाँ पे पैट निकल के इसका आता है 146। फर्नीचर की बात करें, टोटल कैपेसिटी 275 से 300 करोड़ है।
40% कैपेसिटी माने FY26 के लिए और 70% कैपेसिटी माने 193 के लिए। हालांकि ये नंबर्स जो है हाइपोथेटिकल नंबर है। ये जो भी उनका ऑर्डर बुक होगा, अगर ऑर्डर बुक पूरा मिल जाता है इनको अगले साल की 275 का ऑर्डर बुक मिल जाता है, तो वो पूरा का पूरा कैपेसिटी अपना एग्जॉस्ट कर लेंगे और फिर आगे भी सोचना शुरू कर देंगे। तो ये जस्ट एक एक मॉडरेशन में हम लेके चलते हैं कि अगर बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है वैसा ही ग्रो करता रहा तो कितना हो सकता है। तो इन सब कैलकुलेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि रेवेन्यू जो नंबर्स है वो लगभग 1636 का आता है, जो कि आखिरी साल अभी जो FY25 कंक्लूड हुआ है वहां पे कुछ 650 करोड़ का रेवेन्यू इनका आया था। तो उस नंबर से तो काफी ज्यादा नंबर्स आते हैं। पैट जो है वो इनका आखिरी साल का FY25 का पैट जो था 140 करोड़ के आसपास का था, और यहाँ पे 418 का पैट आता है यहाँ पे। तो ये इनका जो पैट नंबर्स आता है, आप जाके अगर स्क्रीनर पे देखेंगे तो आखिरी क्वार्टर का पैट होगा 47 करोड़ का। वहां पे 12 करोड़ का जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी का एक सब्सिडरी है जिसमें काफी बड़ा चंक है जो सब्सिडरी के पास है, कि इनका जो परसेंटेज है वो कुछ 50-49% के आसपास है। तो अभी का जो स्टेटस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो 12 करोड़ का जो पैट है वो उसमें गया हुआ है। हालांकि शायद हो सकता है वो व्हाइट हील का ही पार्ट हो, तो उसको इन्होंने एक्विजिशन की भी बात करी है, तो अभी वो मेटेरियलाइज हुआ नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो अभी बिजनेस का अभी स्टैंडिंग है वहां से अगर देखें तो जो सेगमेंट अगर ये ग्रो करेगा इनका डिजाइन बिल्ड का, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लगभग लगभग 80 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, यानी 418 करोड़ से 80 करोड़ रुपए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाएंगे। तो एडजस्टेड जो जो प्राइस टू अर्निंग निकालने के लिए जो पैट बचेगा वो 338 करोड़ का पैट बचेगा। अभी के टाइम पे जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.5 है, और इस ग्रोथ को देखते हुए अगर हम फॉरवर्ड पैट निकालते हैं FY27 का, ये FY26 चल रहा है, FY27 एंडिंग का 9.1 आ रहा है। बहुत ही आपको इस हिसाब से काफी रीजनेबल लगेगा ये 9.1 प्राइस टू अर्निंग पे एक हाई ग्रोथ कंपनी, जो फिलहाल तो हाई ग्रोथ पे दिख रही है। आगे कैसा चलेगा, क्या इंडस्ट्री के डायनेमिक्स रहेगा, क्या लैंडस्केप रहेगा, वो दूसरी बात हो सकती है, बट फिलहाल FY27 के बेसिस पे 9 का प्राइस टू अर्निंग आता है। थोड़ा हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो पीयर कंपैरिजन के लिए हमने मार्केट कैप टू सेल्स रखा है, ईवी एबिटा रखा है, प्राइस टू अर्निंग रखा है, प्राइस टू बुक रखा है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखा है, ROE के नंबर देखे, ROC के नंबर देखे हैं। तो हमने जो इनके लिस्टेड स्पेस में जो कंपटीशन है, दो इसमें से अभी तुरंत लिस्ट हुए, स्मार्ट वर्क एंड इंडीक्यूब। EFC एंड AWFIS जो है वो पहले से लिस्टेड है। एक बहुत छोटी कंपनी कंट्रोल स्पेस करके है, तो बहुत ही छोटी है, 100-200 करोड़ की, तो मैंने उसको कंपैरिजन में लिया नहीं। जो ठीक ठाक मार्केट कैप वाली कंपनी है उन्हीं को लिया है। तो मार्केट कैप टू सेल्स की बात अगर करें तो आप क्या देखते हैं, AWFIS 3.15 मार्केट कैप टू सेल्स पे नंबर पे आता है, तो चारों में बेटर प्लेस्ड AWFIS है। अगर हम EV बाई EBITDA की बात करें तो यहाँ पे इन चारों में EFC ज्यादा अच्छा प्लेस्ड है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो अभी स्मार्ट वर्क और इंडी क्यूब है वो पैट निगेटिव कंपनी है, अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है पैट नंबर्स पे। तो दो ही एक ही इसके पास बचता है कंपैरिजन, वो है AWFIS से, उससे फार फार बेटर नंबर्स प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे है। प्राइस टू बुक बेसिस पे बात करें तो सिंपल वही है कि स्मार्ट वर्क और इंडी क्यूब कुछ पैट बनाती नहीं है, तो कोई बुक वैल्यू आती नहीं है उनकी। तो वहां भी अगर देखें तो प्राइस टू बुक में EFC AWFIS से काफी बेटर प्लेस्ड है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो स्मार्ट वर्क और इंडी क्यूब बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, काफी ज्यादा मार्जिन बनाते हैं। इनका अभी रिसेंटली IPO आया है, तो आगे कैसे ये मार्जिन काम करते हैं ये देखना पड़ेगा। इनके प्रीमियम सेगमेंट भी बहुत है, तो स्मार्ट वर्क जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन में लीडर है। ROE नंबर की बात करें तो ROE नंबर में EFC बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहा है। ROC का नंबर देखें, ROC के नंबर में AWFIS विनर है और EFC जो है वो सेकंड नंबर पे है। बाकी जो दो कंपनी बच जाती हैं वो नेगेटिव पैट की कंपनी है, कुछ इक्विटी पे रिटर्न या सॉरी कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड पे कुछ पॉजिटिव रिटर्न बना नहीं पा रही है, तो ROC का नंबर वहां पे नेगेटिव है। तो अगर आप ये चार पांच जो मैट्रिक्स है उस पर कंपेयर करें तो आपको हर जगह पे EFC आपको नजर आएगा कि एक वैल्यूएशन के बेसिस पे, मैट्रिक्स के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे फिलहाल जो स्टैंडिंग कंपनी की है वो बाकी लोगों से कंपैरिजन में ठीक दिखती है आपको। लेकिन ये नंबर कैसे मूव करेंगे आगे और मार्केट कैप और शेयर प्राइस कैसे मूव करेगा, इसका टोटल डिपेंडेंस केवल इस पे नहीं होगा, बहुत बड़ा डिपेंडेंस इस पे होगा कि इन सभी पीयर कंपनीज में किस कंपनी ने अपना ग्रोथ प्लान अच्छे से किया है, ज्यादा प्रॉफिटेबल ग्रोथ किसके पास आने वाला है, ज्यादा क्लाइंट एडिशन कौन करने वाले हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कौन ज्यादा करेगा,
अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ईएफसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी सबसे आगे है, 90% रेबो कैपेसिटी पे वो अपने सारे सीट्स को रेंट आउट कर रहा है। इसलिए उसके जो पैट नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये सारे कंपैरिजंस हमारे पास हैं इसके लिए।